Welcome to Mishika classes. Let's know about India. We are going to discuss about some important dates for India's struggle for freedom. Some of the dates we have already discussed in our previous class. The rest of the dates we are going to discuss today. Okay, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में इंपॉर्टेंट थी, उनमें से कुछ डेट्स हम पहले ही, कुछ मोमेंट्स जो थे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रेस्ट मोमेंट्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहला मूवमेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट वाज द जलियांवाला बाग मैस्का. दिस इवेंट वाज हेल्ड ऑन द 13th अप्रैल 1919. ये इवेंट कब हुआ था? 13th अप्रैल 1919 में हुआ था. व्हाट हैपेंड इन दिस इवेंट? इस इवेंट में क्या हुआ था? मैनी पीपल्स ऑफ नियर बाय, आसपास के गांव के, ये जलियांवाला बाग मस्कार जो है बेसिकली ये हेल्ड हुआ था अमृतसर में. जलियांवाला बाग के नाम से एक प्लेस है, वहां पर हुआ था इवेंट. तो वहां पर क्या हुआ था? मैनी पीपल्स ऑफ द नियर बाय गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल. आपको पता है पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बैसाखी का, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे. ओके, तो उस टाइम पर लोगों को इकट्ठा करने से पहले, मतलब पहले तो ऐसा कोई रूल नहीं था, बट जस्ट बिफोर ऑफ दिस 13th अप्रैल 1919, इस 13th अप्रैल 1919 से पहले ही, जस्ट पहले ही ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? एक रूल निकाला, एक ऑर्डर पास किया. उस ऑर्डर में क्या था कि मैनी पीपल्स कांट गैदर टुगेदर, तो काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते. उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला. अगर ऐसा होता है तो मतलब उनके ऊपर कुछ भी तरह का चार्ज लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज हैं वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा रूल निकाला था. तो लोग जो थे, इंडियंस जो थे, इस रूल के अनअवेयर थे. उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है. तो व्हाट हैपन, तब हुआ क्या? जब बहुत सारे लोग बैसाखी के सेलिब्रेशन के लिए वहां पर इकट्ठा हुए, तब जनरल डायर ब्लॉक द एंट्रेंस. तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया. उन्होंने क्या किया? जो इसका बाग का जो एंट्रेंस गेट था उसको ब्लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया. एंड और बाकी जगह पे क्या बना हुआ था? ईंटों की दीवार थी, तो वहां से भी बाहर नहीं जा सकते थे. मतलब सारे रास्ते बंद हो गए. वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ओल्ड एजेस, यंगस्टर्स, सभी लोग वहां पे इकट्ठा थे. सब बंद हो गया. एंड देन उसके बाद जब एंट्रेंस को उसने ब्लॉक कर दिया जनरल डायर ने, तो उसने ऑर्डर पास किया दैट फायर कंटिन्यूअसली ऑन देम फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट के लिए लगातार फायरिंग करते रहो. तो उससे क्या हुआ? व्हाट हैपन? तो इससे काफी सारे लोग मर गए. जब गोलियां लगातार चलती रही सब जगह से, 50 सोल्जर्स जो थे वो अपने साथ लेकर गया था. और 50 सोल्जर्स 10 मिनट से कॉन्टिन्यूसली फायरिंग करे जा रहे हैं. तो उससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग मर गए. तो अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे लोग कुएं, वहां पर एक वेल था उसके अंदर जंप कर ली सो दैट दे प्रोटेक्ट देयर लाइफ, अपने आप को बचा सके. मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस एंड सेवरल जंप्स इनटू द वेल टू सेव देयर लाइफ. दिस ऑल हैपेंस. उसके बाद जनरल डायर के ऊपर एक इंस्पेक्शन बैठी हुई और कुछ भी नहीं हुआ. बस उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा. दैट्स इट. तो मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनके इसलिए कुछ भी नहीं हुआ. बट हुआ ये कि इंडियंस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया. क्यों? बैसाखी सेलिब्रेट करते, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, कोई रेवोल्यूशन नहीं कर रहे थे, कोई मतलब वो नहीं कर रहे थे कि भैया क्रांतिकारियों का कोई आंदोलन कर रहे थे. बस एक बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे और उस इवेंट में उनके साथ ये ट्रेजिडी हो गई. आफ्टर दैट खिलाफत मूवमेंट वाज हेल्ड. उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आया इन 1919 में. अली ब्रदर्स, दो भाई थे, जो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली. दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट टू यूनाइट द मुस्लिम्स. वो पूरे इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते थे, उनको यूनाइट करना चाहते थे, उनको जोड़ना चाहते थे. फॉर दैट ही स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट. इसके लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट किया था. इन सितंबर 1920 में गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट बाय स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. जो सितंबर 1920 में गांधी जी ने बाकी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनको सबको उन्होंने क्या करा कि कन्विंस किया कि प्लीज आप खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करिए. खिलाफत मूवमेंट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाइए अपने उनके साथ ही, सो दैट जो भारत में एकता बना जा सके. और ये खिलाफत मूवमेंट करना ही क्यों पड़ा? मेन बात तो ये है कि खिलाफत मूवमेंट करना क्यों पड़ा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड एज अ ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड. पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी इस दौरान, तो क्या हुआ? पहली जो फर्स्ट वॉर थी वो एंड हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि ऑटोमन टर्की जो थे वो हार गए थे. बट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो भारतीय मुस्लिम्स थे, भारत के अंदर जो मुस्लिम्स रह रहे थे, दे वांट द अथॉरिटी ऑफ द ऑटोमन सुल्तान एज अ खलीफा ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल. लेकिन जो वो क्या चाहते थे
कि अब ब्रिटिशर्स ने वहां पर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, बट वो चाहते थे कि जो ओटोमन सुल्तान है उसको वापस खलीफा ऑफ इस्लाम का ताज दे दिया जाए, जो उसकी जो राइट्स हैं उसकी जो प्रिजर्व करके रखे जाए, वो किसी से उसे छीनी ना जाए। बेशक वो हार गया, लेकिन जो उसके राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, उसको वापस दे दिया जाए, सो दैट ताकि वो इस्लाम धर्म बना रहे। तो उसके लिए ये खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, और बाद में महात्मा गांधी ने बाकी सारे लीडर्स को कन्विंस किया ताकि वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर सके बाय स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब उन्होंने सपोर्ट किया, बोला, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया 1920 में। दिस मूवमेंट इज नॉन वायलेंट, ये अहिंसा मूवमेंट मीन्स लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से अपनी बात को मनवाएंगे, एंड वांटेड टू गेट द सेल्फ गवर्नेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज। और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर से हमें क्या मिले, सेल्फ गवर्नेंस, हमारी अपना राज्य हो, ऐसा वो चाहते थे। ऐसा उन्होंने किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज, मीन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारा अपना राज्य बने, अपनी राज्य हो। तो उसके लिए उन्होंने ये बस ये चाहते, और अहिंसा से करेंगे मीन्स बिना लड़ाई करें। और उसके लिए क्या करा इन्होंने, फॉरेन गुड्स, जितने भी विदेशी सामान था, फॉरेन गुड्स मीन्स विदेशी सामान, क्योंकि जो बाहर से किसी और कंट्री का सामान था, दे और आर बॉयकॉटेड, उन सबका बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार मीन्स उन सबको यूज नहीं करेंगे। फॉरेन क्लोथ्स आर बर्न, बॉन फायर जलाई गई, उसमें फॉरेन कर जितने भी विदेशी कपड़ा था सबको जला दिया गया। ब्रिटिश स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर बॉयकॉटेड, और ब्रिटिश स्कूल्स में और इंस्टीट्यूशंस में, मीनिंग कि जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करे हैं उसमें कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसा उसका बॉयकॉट कर दिया गया। तो दीज ऑल आर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स हमने कोई विदेशी सामान नहीं लेना, कोई उनसे पढ़ाई नहीं कर लेनी है, कुछ नहीं लेना, हमने कुछ लेना ही नहीं है। दिस इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन इन 1921 में क्या हुआ, जब प्रिंस वेल्स, ऑन द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स, पीपल क्लोज द शॉप्स इन द प्रोटेस्ट। प्रिंस वेल्स जब भारत आए तो उसका प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के लिए क्या कर, लोगों ने अपनी दुकानें ही बंद कर दी, दुकानें ही नहीं खोली। देन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टार्ट हुआ, मींस व्यापार, अपना व्यापार, ऑल इंडिया, पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर अपना व्यापार करेंगे, ट्रेड का। तो उसके लिए क्या किया, इन 1920 इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंक्रीज, द स्टेटस ऑफ वर्कर्स इंक्रीज, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, उसकी वजह से उसको पूरा करने के लिए क्या हुआ था, जगह जगह इंडस्ट्रीज लगाई गई। अब जब इंडस्ट्रीज लगाएगी तो उसे काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, तो उनका स्टेटस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। तो उसके लिए क्या करा, अब जब स्टेटस उनका इंक्रीज होगा तो उनका ध्यान रखने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना पर्सन। तो उसके लिए क्या करा, ऑल एज अ, तो वर्कर यूनियन बनाएगी, एक यूनियन थी जो उनकी बात को आगे जो उनके ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंचाएगी, ऐसे एक यूनियन बनाएगी। जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे, द लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसका मेन एम क्या था बेसिकली इस यूनियन कांग्रेस का, ये चेक करते थे बेसिकली जो राइट्स, जो फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स इज रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, जो वो काम करते हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली उनको अधिकार भी दिए गए हैं, क्या उनकी जो भी फैसिलिटीज हैं जो उनको दी जा रही है, जिस हिसाब से उनका लेवल है उस हिसाब से उनको सब कुछ राइट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। द मेन एम वाज टू चेक द राइट्स एंड द फैसिलिटीज गिवन टू द वर्कर्स रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। व्हाट इज दिस चौरी चौरा इंसिडेंट, तो अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल ही रहा था पूरे इंडिया के अंदर। इन फरवरी 1922 में क्या हुआ, जो काफी सारी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिकली, जो उसका वो कर रहे थे क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ थे, वो लोग जो प्रोटेस्टर थे उसके, तो जो मतलब उसका वो कर रहे थे कि भैया हम ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करेंगे, तो वो लोग जो है चौरी चौरा मार्केट में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर क्या करके एंटर करके और क्या करा, वहां पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जो अनबिलिंग प्राइजेस थे, जो वहां पर मतलब कहते हैं ना बेहिसाब प्राइजेस लगा रखे थे, इतनी की वैल्यू की चीज नहीं, इतनी प्राइजेस लगा रखे थे, उसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके लिए वो क्या बन गए, दे बिकेम द वायलेंट। बात ये हुई थी कि अहिंसा से करेंगे, मैंने कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या बन गए, वायलेंट हो गए। और वायलेंट का रिजल्ट क्या निकला, दे पुट द पुलिस स्टेशन ऑन द फायर। उसके लिए उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को क्या लगा दी, आग लगा दी, फायर लगा दी। और ड्यू टू विच, इसकी वजह से जो गांधी जी थे, द विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही वापस ले लिया। आफ्टर दैट काकोरी ट्रेन रॉबरी हेल्ड हुई। व्हाट इज द काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट, और 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 में क्या एम क्या था इसका, कि जो ब्रिटिशर्स मनी लेके जा रहे हैं, जो मतलब उन्होंने पैसे हैं वो उनके चुराए जाएंगे, लेकिन किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। काकोरी इज द नेम ऑफ द विलेज। काकोरी एक बेसिकली क्या है, एक टाउन का नेम है। और
उसमें से वहां से एक ट्रेन पास होती थी, उस ट्रेन को लूटा जाएगा और उसके सिर्फ गार्ड सेल थे, कि जिस सेल के अंदर बेसिकली पैसे होंगे उसी सेल को ही लूटा जाएगा और ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। एंड दिस रॉबरी इज डन बाय द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। तो दे वांट टू गेन द मनी, वो पैसा चाहते थे और उस पैसे से क्या लेना चाहते थे, दे वांट टू बाय द आर्म्स, हथियार खरीदना चाहते थे, जो हथियार उनके काम आएंगे इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए जो वो हथियार लेना चाहते थे उसके लिए उनको पैसे की जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का पैसा, जो ब्रिटिशर्स इंडियन से लूट के लेके जा रहे थे, उस ब्रिटिश जो हमारा ही पैसा था, जो ब्रिटिशर्स हमसे लूट के लेके जा रहे थे, वो उस पैसे को ही उनसे लूटना चाहते थे और उससे हथियार खरीदना चाहते थे ताकि वो हम भारतीयों को क्या दिलवा सके, आजादी दिलवा सके। दिस रॉबरी इज डन इन द काकोरी एंड द काकोरी इज नियर द लखनऊ। काकोरी कहाँ पर है, लखनऊ के पास है, लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट साइमन कमीशन आया। व्हाट इज द साइमन कमीशन? इन 1928 के अंदर सर जॉन साइमन इंडिया, दे वांट टू चेक द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था 1919 के अंदर, उसकी वर्किंग देखने के लिए, उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए सर जॉन साइमन इंडिया आए। बट अब क्या हुआ, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने 7 मेंबर्स की पार्लियामेंट बनाई। 7 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिशर्स वर एनालाइजिंग दिस अंडर द सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के अंडर रहते हुए तो वो क्या कर रहे थे, उसकी एनालिसिस कर रहे थे। और जो इंडियंस थे उन्होंने क्या करा, दे बॉयकॉट दिस मूवमेंट, उन्होंने इस सरमैन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। वाई दे डू सो, ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज देर इज अ नो इंडियन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दैट ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स के जो गठन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी कमेटी बैठे। तो दे स्टार्ट डूइंग प्रोटेस्ट, और इसके लिए उन्होंने क्या करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हाट द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में क्या बोलते थे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने वो जो उन्होंने बनाई कमेटी, उसमें सारे के सारे मेंबर्स ही ब्रिटिशर्स ले लिए, एक भी मेंबर इंडियन नहीं लिया। तो उन्होंने उसका बहिष्कार, बॉयकॉट कर दिया और कहा कहा कि भाई कोई मतलब कोई भी हम इसका साथ नहीं देंगे, हम ही नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी कमेटी बैठे या कोई भी इसकी जांच पड़ताल हो, चेकिंग हो। ओके, तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट में क्या नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन वापस आओ। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जब वो प्रोटेस्ट कर रहे तो क्या हुआ, लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए गए। और लाठीचार्ज के ऑर्डर्स में क्या हुआ, लाला लाजपत राय वाज डाइड, लाला लाजपत राय को लाठियां लगी और उनकी डेथ हो गई। आफ्टर दैट बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ। व्हाट इज द बारदोली सत्याग्रह आंदोलन? दिस वाज हेल्ड इन 1928 के अंदर हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड दिस मूवमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये मूवमेंट को लीड किया था। एंड ही वाज इन द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स। ये बेसिकली किसके लिए किया गया था, फार्मर्स के लिए सपोर्ट के लिए किया गया था। फार्मर्स ऑफ द बारदोली, बारदोली बेसिकली गुजरात का ही एक छोटा सा गांव है। फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, जो लैंड में रेवेन्यू मतलब लैंड टैक्स जो था अचानक से बढ़ा दिया गया, वे वाली प्रॉब्लम से वो लड़ रहे थे उस टाइम पर। तो उसका प्रोटेस्ट किसने किया था, बारदोली सत्याग्रह बनाया गया, और वो बनाया गया था लाला लाजपत राय ने। तो उसके लिए ये सत्याग्रह हुआ था। हुआ क्या था, उस ईयर वहां पर क्या ही, गुजरात में फ्लड आ गई। तो फ्लड आने की वजह से पहले ही किसानों को बहुत नुकसान हो चुका था। ऑल फार्मर्स आर फाइनेंशियली अफेक्टेड फ्रॉम दिस। एंड स्टिल देन द बॉम्बे प्रेसिडेंट इंक्रीज द टैक्स बाय 22%। जब बॉम्बे प्रेसिडेंट थी उसने टैक्स को बढ़ा दिया बाय द 22% से बढ़ा दिया। पहले ही वो फाइनेंशियली इफेक्ट हो गए थे फ्लड की वजह से, ऊपर से टैक्स और बढ़ा दिया। तो अब उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बारदोली सत्याग्रह आंदोलन लिया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश से वाहवाही मिली और वो एक ऐसा मतलब कहते हैं ना कि हाँ एक उभरते हुए लीडर की तरह सबके सामने है। आफ्टर दैट बॉम्बे ब्लास्ट इन असेंबली हुआ। व्हाट इज द बॉम्बे ब्लास्ट इन असेंबली? दिस वाज हेल्ड ऑन द 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 के मतलब हुआ था ये। भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त फ्रॉम द विजिटर गैलरी थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विजिटर गैलरी, असेंबली हॉल के अंदर जो विजिटर गैलरी थी वहां से एक बॉम्ब फेंका गया। और वो बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी थी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थोड़ी मोटी चोटें लगेंगी लेकिन किसी की भी जान नहीं जाएगी। और वो किस लिए कर रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किस बिल का, पब्लिक सेफ्टी बिल। जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास ऑन हो रहा था उसके वो प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने ये ऐसा किया था। आफ्टर थ्रू द बॉम्ब, उसके बाद जब बॉम्ब वहां पे उन्होंने गिर दिया, सारे असेंबली में धुआं धुआं गया। इफ दे वांट दे कैन रन, अगर वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, बट दे डोंट।
बट उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज दे वॉन्ट दैट द मेक द डेफ हियर। वो चाहते थे कि वो क्या कहा उन्होंने कि जब भैरव को सुनाई देना होता है तो जोर से धमाका करना होता है, उसी के लिए हमने बॉम्ब ब्लास्ट किया। उन्होंने ऐसी बात वहां पर असेंबली में बोली और उसके बाद पूरे असेंबली में इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लग गए। दिस वॉज हेल्ड फॉर द बॉम्बे ब्लास्ट इन असेंबली। उसके बाद पूर्ण स्वराज पद के लिए करा गया। पूर्ण स्वराज क्या है? बेसिकली 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन लिया, एक क्या कहते हैं प्रण लिया, हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए, पूर्ण पूर्ण हमारा देश जो है पूरी तरह से आजाद हो जाए। या तो हमें स्वराज के लिए, हम पूर्ण स्वराज के लिए हम लड़ाई करेंगे, या फिर हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मान के अपने ही हुक्म से काम करें, किसी के ऊपर कोई हम पे रूल करे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एट द मिडनाइट, और इसी चीज को उन्होंने कंप्लीट करने के लिए क्या किया, भी हम अपना रूल ही चलाएंगे, किसी का नहीं मानेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 का 31 दिसंबर को उन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। कहां पर? ट्राई कलर फ्लैग फहराया गया था, हमारा तिरंगा जो था वहां पर फैलाया गया ऑन द बैंक ऑफ द रवि रिवर। रवि रिवर के जो बैंक था, किनारा था, वहां पर फैलाया गया था भीड़ के सामने। उन्होंने ऐसा किया सो दैट कि बता सके कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अगर हमें पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते तो हम अपने ही नियम कानून से लड़ेंगे, हम किसी के कानूनों को नहीं मानेंगे। After that, Dandi March हुआ. What is the Dandi March? On 12th March 1930, the Dandi March was held. This revolution was started by the गांधी जी। इसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था फ्रॉम द साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया। उसके बाद ये पैदल यात्रा करते हुए आफ्टर 24 डेज के बाद ये कहाँ पहुंच गए? दांडी कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरिया जो गुजरात का बेसिकली कोस्टल एरिया, उसमें एक जगह है दांडी, वहां पर ही पहुंचे ऑन द 6 अप्रैल 1930 को, आफ्टर 24 डेज। उसके बाद में उसके बाद क्या किया, वहां पर इन्होंने इनॉग्रेशन क्या किया, अपने हाथ में धरती से कुछ नमक की मुट्ठी भर के उठाई और कहा कि हमारा नमक है और हम इससे, हमें इसको लेने के लिए किसी को किसी भी तरह का कर, किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस दांडी मार्च। इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। ओके, द मेन एम इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। ये सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट था, अप्लाई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द पीपल लिविंग फार फ्रॉम द कोस्टल एरिया। और ये किस लिए किया गया था? उन लोगों के लिए किया ये प्रोटेस्ट जो लोग कोस्टल एरिया से बहुत दूर रहते हैं। ओके, जैसे नॉर्थ इंडिया है हमारा, जो नॉर्थ इंडिया बेसिकली क्या है, वो कोस्टल एरिया से काफी दूर पड़ जाता है, तो उन लोगों को बहुत हैवी सॉल्ट टैक्स देना पड़ता था नमक खरीदने के लिए, क्योंकि कोस्टल एरिया को ब्रिटिशर्स ने अक्वायर पहले ही कर रखा था। जो ब्रिटिशर्स के अंडर एरिया आ रहा था वो कहते थे कि अगर तुम्हें हमारा नमक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका पूरी तरह से उन्होंने दांडी में अपना ही नमक बनाना शुरू किया अपने प्रोसेस के थ्रू, और ताकि हमें टैक्स किसी भी तरह का ना देना पड़े। This was all about the Dandi March. After that, the Gandhi Evening Pact was launched. On 5th March 1931, 5th March 1931 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द इरविन, गांधी जी और इरविन के बीच में। और वो एग्रीमेंट क्या था? दैट गांधी जी जो है गिव अप द सत्याग्रह, सत्याग्रह आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर देंगे, और इरविन जो है रिलीज कर देंगे जो भी अरेस्ट किए गए थे उन पर्सन्स को, जो भी अब तक जितने भी जेलों में बंद है उन सबको मतलब जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड सेकेंडली दे विल अलाउ इंडियन टू मेक द सॉल्ट, ताकि वो नमक बना सकें, इंडिया को वो अलाउ भी करें, इंडियंस को अलाउ कर देंगे कि वो अपना नमक बना सकते हैं। दोनों ही कामों के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। बट स्टिल कुछ प्रोटेस्टर्स, कुछ अभी भी आंदोलनकारी जो थे जेल में बंद रह गए, सबको नहीं रिलीज किया गया था इसमें। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह, ये वो दिन है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई। On 23rd March 1931, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged to death by British government at Lahore jail. लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। द जो ये पनिशमेंट थी दैट वाज हेल्ड ऑन द 24th मार्च 1931, ये जो पनिशमेंट थी वो 24th मार्च 1931 को देनी थी। बट क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा था कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, उनको कोई फांसी की सजा ना दी जाए, तो इससे कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट झुक ना जाए, तो क्या किया गया, उनको एक दिन पहले ही जो है फांसी दे दी गई, और उनकी जो डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व करके रख लिया गया, सो दैट बताया ही नहीं गया किसी को कि उनको फांसी दे दी गई। एक दिन के बाद ही सबको बताया गया कि उनको फांसी पहले ही दिन दे दी चुकी थी। दे किल्ड जॉन सॉन्डर्स टू टेक द एवेंज ऑफ द डेथ ऑफ द लाला लाजपत। और उन्होंने उनको फांसी से किस पनिशमेंट में मिली, उनको पनिशमेंट किसकी मिली थी? जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, तो ये हुआ था बेसिकली जो थे
साइमन की वजह से था, वो साइमन को मारना चाहते थे, बट इन प्लेस मिस्टेकन उन्होंने जॉन सॉन्डर को मार दिया। तो उसी वजह से इनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया और इनके ऊपर केस फाइल हुआ और उसके बाद इनको डेथ की मतलब फांसी की सजा सुनाई गई। आफ्टर दैट इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब अब तक जो भी मूवमेंट से पूरी एक संगठन मतलब पूरी कहते हैं ग्रुप लेकर चल रहा था, लेकिन ये जो आंदोलन था ये इंडिविजुअल था, मतलब जिसने करना है वो अपना आप ही वॉलंटरी आओ और अपनी बात को कहो। तो दिस एक्ट वॉज टू मेक द पीपल गेट द राइट ऑफ स्पीच, अपनी बात को कह सके, इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया। और 27 सितंबर 1940 को ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था और उसके जो पहले सत्याग्रही आंदोलन थे वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने राइट ऑफ स्पीच यानी कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी, और उसके लिए उन्होंने किसी भी पूरी कहते हैं ना टीम का सहारा नहीं लिया था, वो अकेले ही उन्होंने ऐसी बात कही थी। सेकंड सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। और जितने भी उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे सत्याग्रही इनके साथ जुड़ते चले गए और सभी को जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। उसके बाद 1941 में ये दोबारा से आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस टाइम पर 10,000 पीपल्स 10,000 लोग इससे जुड़े थे और सभी लोगों को जेल की सजा सुना दी गई, सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। आफ्टर दैट इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन 1942 में बनाया गया था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? किसने बनाया था? ये मोहन सिंह ने। आगे जाके यही इंडियन नेशनल आर्मी क्या कहलाई? आजाद हिंद फौज। और जब ये आजाद हिंद फौज का इसको नाम दिया गया था तो इसको बनाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, विच वॉज रिवाइव्ड ऑन 21 अक्टूबर 1943 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो मोहन सिंह के बाद इन्होंने दोबारा से इसका गठन किया था, दोबारा से इसको वो करा, मतलब इसका मतलब कहते हैं लीडर बन के सामने आया। और 21 अक्टूबर 1943 को जो है इन्होंने वो मतलब पार्टिसिपेट करा और उन्होंने उसमें क्या बोला? तो हमें पूर्ण तरह से आजादी चाहिए ब्रिटिशर से ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने बात बोली थी कि हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए और उसके लिए में क्या कहा इन्होंने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर तुम्हें तुम्हें चाहिए, तुम्हें आजादी चाहिए तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा इन्होंने लोगों के मन में डाल दिया कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अहिंसा से कुछ नहीं होगा, तो तुम मुझे खून दो। ये नारा भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस ने दिया और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। इन 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था बॉम्बे सेशन से अपने। और उसमें क्या था कि मेन एम क्या था कि ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से राज जो है इंडिया से खत्म कर दिया जाए, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और उसके लिए महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई, करो और मरो, या तो करो या फिर मरो। मतलब ये तो तुमने जो भोगना जो वो दे रहे तो वो भोगते रहो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, बट लेकिन हमें चाहिए पूर्ण तरह से आजादी। आफ्टर दैट वो दिन आया जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। एंड और ये कैसे स्टार्ट हुआ? 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ जो कि यूके पार्लियामेंट ने पास किया था। इसमें उन्होंने क्या करा, उसमें एक एग्रीमेंट बनाया गया कि दैट इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटने के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी दे दी जाएगी, यानी कि इंडिया के वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास आ रहा है उसको आजादी दे दी जाएगी। एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया को, और 15 अगस्त 1947 किसको दे दी जाएगी? इंडिया को। देन और आफ्टर पासिंग दिस एक्ट, जब ये एक्ट पास हो गया उसके बाद ऑन 15 अगस्त 1947 दैट डे, दैट अ हिस्ट्री डे, वो दिन जिस दिन हम भारतीय को क्या मिली? आजादी मिली, पूर्ण आजादी मिली अंग्रेजों के राज से। दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास। ये वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने अपनी डिस्कस कर दी हैं, जो जो रेवोल्यूशन, जो जो मूवमेंट्स इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए एक्ट करे गए, तैयार करे गए और एक एक ने कुर्बानी किया। कि इसके अलावा भी मैं जो जो मैंने डिस्कस किए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट्स थे जो हेल्ड हुए। हर किसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी भारत को आजादी दिलवाने के लिए। कुछ लोगों को तो हम सब जानते हैं और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन तो दिया लेकिन वो इंडियन की हिस्ट्री में ही दबके उनका नाम रह गए, हम सब उनमें जानते ही नहीं। मेरा उन सबको नमन है और मुझे प्राउड है दैट आई एम एन इंडियन। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।